सामाजिक विज्ञान के प्यारे छात्रों, आइए देख लिया जाए कि आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि विकल्प के प्रश्नों में कहा जाए कि विकल्प के प्रश्नों में आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है पहला कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है। यदि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आपको अपने आंसर में लिखना है मृदा। क्या लिखना है? मृदा। दूसरा प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के कारण समाज में किसका प्रभाव कम हुआ। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए पोप। क्या लिखना चाहिए? पोप। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा प्रश्न आपके लिए दिया जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? यदि विकल्प में आप मिल जाए कपास, तब भी आपका सही होगा। यदि मिल जाए आपका चीनी, तब भी आपका आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न यदि कहा जाए तो चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अगला प्रश्न आपसे एल्यूमीनियम किससे बनता है? तब आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे? तब आपको लिखना चाहिए अपने आंसर में कि बॉक्साइट। यह किससे बनता है? बॉक्साइट से। अगला प्रश्न यदि कहा जाए आपसे पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आपसे पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि, तो आपको लिखना चाहिए 1765। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब? तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए आपको लिखना चाहिए कि 1914 में यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 में यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। यदि यहीं आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, तो आपको लिखना है 1939 में यह प्रारंभ हुआ और 1945 में यह समाप्त हुआ। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको लिखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना।
और यदि 7वां प्रश्न कहा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस आपको लिखना है 5 सितंबर। 5 सितंबर। आपसे 8वां प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहायक संधि कौन सी? सहायक संधि। सहायक संधि किसने लागू की? सहायक संधि किसने लागू की? तो यदि आपके विकल्प में कहीं वेले जली मिल जाए तो आपका आंसर सही होगा। 9वां प्रश्न यदि कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत लोहा कहाँ से आयात करता है। तब आपका आंसर आपको लिखना चाहिए अमेरिका। कहाँ से? अमेरिका से। 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर में आपको लिखना है 2। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि कौन कौन से, तो आपको लिख देना चाहिए प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा आपको लिखना चाहिए मानव निर्मित पर्यावरण। दूसरा आपके प्रश्न में यदि प्रश्न संख्या 2 की बात कही जाए तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न 2 में कि रिक्त स्थान के बारे में। तो रिक्त स्थान जो भी होगा आपके तीनों खंडों से मिले जुले प्रश्न बनाए जाएंगे। और यदि कहा जाए कि प्रश्न क्या होगा, तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिक्त स्थानों में देखा जाए जो कि आपके तीनों खंडों से होगा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने से क्या बढ़ जाता है। तो आपके यहाँ आंसर होगा बढ़ जाता है, तो आपको आंसर में लिखना चाहिए यहाँ प्रदूषण। क्या लिखना चाहिए? प्रदूषण ना। तो आइए रेड पेन से लिख दें ताकि आपको पता चल जाए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सहायक संधि ने लागू की। तो आप जानते हैं कि सहायक संधि किसने लागू किया था। तो आपको आंसर लिखना चाहिए वेले जली ने। किसने? वेले जली ने। अगला प्रश्न है पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। तो 71% भाग पर क्या है? तो आपको आंसर लिखना चाहिए जल है। अगला है पंजाब का शेर किसे कहा जाता है। तो पंजाब का शेर, देखिए पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? आगे लिखा है सिंह को। तो यानी आपको आंसर में क्या लिख देना चाहिए? रणजीत। आगे सिंह लिखा ही है, आपका आंसर सही हो जाएगा। पहली सफल क्रांति में हुई थी, यानी आपको सन बतानी है कि पहली सफल क्रांति कब हुई थी। तो पहली सफल क्रांति आप जानते हैं कि किसके द्वारा हुई थी। क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, मंगल पांडे। और मंगल पांडे के द्वारा पहली क्रांति जो हुई थी, जिसको आप मेरठ की क्रांति भी कहते हो, कब हुई थी? 1857 में। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा कि कोलंबस भारत कब में पहुंचा। यानी यहाँ भी आपको सन बतानी है कि कब कोलंबस भारत पहुंचा था। तो आपको लिखना चाहिए 1492
1892 ईस्वी में कोलंबस भारत पहुंचा था। आइए अगले प्रश्न देखे जाएं कि अगले प्रश्न आपसे क्या होंगे। तो अगले प्रश्नों में आपसे हो सकता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएं, जिसे आप कभी कभी निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी कह देते हो। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा मृदा संरक्षण के बारे में। तो मृदा संरक्षण के बारे में यदि आपसे पूछा गया तो आपको क्या लिखना चाहिए, आइए देखा जाए। मृदा संरक्षण में आपको लिखना चाहिए कि मिट्टी से अधिकाधिक लाभ उठाते रहने के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है, जो निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। भूमि के उपयोग का नियोजन, अर्थात भूमि का उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना, जिसके अंतर्गत इसके पश्चात मृदा के तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस ना को उर्वरक और खाद देकर पूरा करना चाहिए। अगला, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। सीढ़ी नुमा खेत का प्रयोग करना चाहिए। इतना यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा के प्रकार, यानी मृदा के कितने प्रकार हैं। तो आपको लिखना चाहिए, संरचना और गुणवत्ता के आधार पर भारत में मृदा को कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आगे भी आपके वो प्रश्न बताए जाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और अंकों में यदि कहा जाए तो अंकों में वो आपके 10 अंक के होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने क्लास के सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी पूर्ण अंकों को प्राप्त कर सकें। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि हमें अगला कौन सा प्रश्न तैयार कर लेना चाहिए जिससे हमें पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। आगे अगला यदि प्रश्न कहा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि खनिज खनिज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं और के प्रकार, यानी खनिज कितने प्रकार के हैं और खनिज किसे कहते हैं। तो आपको लिखना चाहिए कि खनिज के प्रकार में कि खनिज किसे कहा जाता है। तो खनिज आंसर आपको लिखना चाहिए, तो आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए, खनिज अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। इसके आगे अब आपको हेडिंग डालनी चाहिए प्रकार, यानी कौन से प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं आइए देखा जाए। तो धरातल की खुदाई से प्राप्त होने वाले खनिजों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। उसमें धात्विक आधार पर किया गया वर्गीकरण मुख्य है ना, यानी धात्विक आधार पर यदि कहा जाए तो खनिज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टीन, एल्युमिनियम आदि मुख्य धात्विक खनिज हैं। इनमें लोहा सब वर्तमान समय में मानव सबसे उपयोगी धातु के रूप में प्रयोग करता है। अधात्विक खनिज में यदि कहा जाए तो वे होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया नहीं जाता है, जैसे कोयला, खनिज, अभ्रक, गंधक ना, हीरा, संगमरमर आदि। उपरोक्त खनिज भी मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और किसी देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले होते हैं। अगले प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे ना, पुनर्जागरण के कारण क्या थे। वैसे यदि आपसे कभी पुनर्जागरण पूछ लिया
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के कारण लिखिए। तो पुनर्जागरण के कारण में आपको लिखना है कि पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देश व्यापारिक मार्गों की खोज तथा नए उपनिवेश स्थापित करने में जुट गए थे। उपनिवेशों की स्थापना के फलस्वरूप शोषण और आर्थिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि यूरोपीय शक्तियों में अधिक धन कमाने की होड़ में औद्योगिक केंद्र और व्यापारिक मंडियों को किया विकसित किया तथा अधिक धनवान बनने की प्रतिस्पर्धा में यूरोपीय शक्तियों में आर्थिक शत्रुता पनपने लगे। वाणिज्य वृत्ति के कारण पूंजीपति पनपने लगे तथा यूरोपीय देश में कई नई कंपनियां स्थापित होने के कारण उद्योग धंधों में भारी वृद्धि हुई। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप समाज में सामुदायिक भावना और चिंतन का विकास हुआ तथा जनता राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। यूरोपीय देशियों के निवासी रूढ़िवाद और अंधविश्वास छोड़कर प्रगतिवादी युग की ओर आगे बढ़े। उनमें ऐश्वर्य और भोग विलास की प्रवृत्ति चली गई, जिसके कारण पुनर्जागरण का जन्म हुआ। आगे दीर्घ के प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो जल संरक्षण के उपायों में आपको लिखना है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती, परंतु विभिन्न उपायों द्वारा सीमित जल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके तथा जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां समुचित जल की आपूर्ति की जा सके। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अब आपको पहली हेडिंग डालनी है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा नदियों के जल का सदुपयोग किया जा सकता है। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। हमारी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसी अनेक योजनाएं बनाई हैं, जैसे भांखड़ नांगल योजना सतलुज नदी पर, दामोदर नदी परियोजना, हीराकुंड परियोजना आदि। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई के लिए नहर निकालना न आदि। दूसरा आप लिख सकते हैं जल के प्रदूषण को रोककर। पहला नदियों पर बांध बनाकर, दूसरा जल के प्रदूषण को रोककर। अधिकतर नदियों का जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि इनके प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि हम कचरा एवं औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में डाल देते हैं। हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए और जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। अगला आप लिख सकते हैं वर्षा के जल का संग्रहण। हमारे देश में कुछ ही महीनों में अधिक वर्षा होती है। हमें इस वर्षा के जल को एकत्रित करके इसका प्रयोग शुष्क ऋतु में करना चाहिए। अधिक से अधिक नहरें बनाकर शुष्क क्षेत्रों में जलापूर्ति करना। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जल का अभाव रहता है, उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक नहरें बनाकर जल की आपूर्ति कराई जा सकती है। इंदिरा गांधी नहर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि राजस्थान में विद्यमान है। अगला आप लिख सकते हैं जल के निरर्थक बहाव को रोकना। सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वे जल को निरर्थक बहने से रोकें। हमें अपने घरों या सार्वजनिक स्थानों पर जल की टोटियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम इन सब का प्रयोग करते हैं तो जल संरक्षण के उपायों को बचाकर हम जल की वृद्धि कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मराठों के पतन के क्या कारण थे। तो मराठे बहादुर तथा निर्भय थे। यद्यपि उनकी सेना मजबूत थी, उनका विशाल साम्राज्य था, फिर भी वे अंग्रेजों के विरुद्ध सफल ना हो सके। इसके अनेक कारण थे।
उनमें एकता और संगठन का अभाव था। उनके सरदार परस्पर ईर्ष्या करते थे। उन्होंने वित्तीय प्रशासन की परवाह नहीं की। जब भी उन्हें धन की आवश्यकता होती थी, वे लूटमार करते थे। वे गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे, किंतु आमने-सामने की लड़ाई में अकुशल थे। उन्हें भौगोलिक ज्ञान भी नहीं था। उनमें नीति कुशलता का अभाव था। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने की परवाह नहीं की। सैन्य संगठन, तोपखाना तथा नौसेना की भी उपेक्षा की। उनके अधिकांश नेता 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही मर चुके थे। ना, उनका दृष्टिकोण संकुचित था संकुचित था तथा उन्होंने राष्ट्रीय भावना की मांग की। वे अपनी प्रजा का भी ध्यान नहीं रखते थे। वे केवल निजी उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहते थे। अतएव अपनी प्रजा में अत्यंत अलोकप्रिय थे। अगले प्रश्न में आपसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध पूछा जा सकता है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में आपको लिखना है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सबसे पहले कर्नाटक में संघर्ष शुरू हुआ। सन 1740 से 48 के दौरान यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारियों को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी थे। उस समय डुप्ले पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। उसके प्रांतों में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो उनके विरुद्ध उसने एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना हार गई। सन 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति समझौता हुआ। तब फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा खनिज का अर्थ तथा खनिज की उपयोगिता क्या है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है कि खनिज अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं ना। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन हो खनिज कहलाता है ना। फिर लिखना है कि खनिज सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं होते। ये किसी विशेष क्षेत्र में शैल समूह में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अधिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर की तलहटी में और आर्कटिक महासागर में। खनिजों का निर्माण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ये अपने भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। घुलनशीलता एक रासायनिक गुण है। छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज, रेलगाड़ी, जलयान आदि सभी वस्तुएं धातुओं से बनाई जाती हैं। इसके बाद आपको दिखाना है इसकी उपयोगिता, यानी इसकी उपयोगिता क्या है। खनिज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। विभिन्न उद्योगों में खनिजों जैसे लोहा, इस्पात उद्योगों में लोहा, आयस तथा मैग्नीज का उपयोग होता है। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। ये आप जरूर देखिएगा कि एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग होता है ना। फिर इसके अतिरिक्त कोयला एवं खनिज तेल ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं ना। आदिम युग में भी पृथ्वी के गर्भ से खनिज विद्यमान थे, परंतु मानव इनकी खोज बहुत कम कर पाते थे ना। तो इस तरह से यदि कहा जाए तो पत्थर भी एक प्रकार का खनिज है। उसके बाद उसने तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया। फिर इसमें आगे लिखना है, तांबा शायद सबसे पहला धात्विक खनिज था जिसका प्रयोग करके मानव ने सीखा। उसके बाद पाषाण युग आया। उसके बाद कांस्य युग और कांसा, तांबा और टीना का मिश्रण होने लगा।
लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, लौह युग आया। विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए भूगर्भ शास्त्री विभिन्न प्रकार की चट्टानों का सर्वेक्षण करते हैं। फिर खनिज के प्रकार यदि आप उसमें लिख लेते हैं, तब भी आपका यह प्रश्न आपके पूर्ण अंक प्राप्त होंगे ना, कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक खनिज को 2 भागों में बाँटा जाता है, लौह और मिश्रित धातु। प्यारे छात्रों, अपने पूरे पेपर को हल करने के लिए आप पूरे प्रश्न को आप हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। दीर्घ के प्रश्नों में प्रदूषण का प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, चाहे वह 2 नंबर का ही क्यों ना हो, ना? तो आपको इसे बार-बार सुनना चाहिए ताकि आपको पूरा प्रश्न याद हो जाए और आंसर आप आसानी से लिख सकें। प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण में हानिकारक तत्वों की बढ़ जाना, जिन्हें तत्वों में प्रदूषण कहते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण से हमारा तात्पर्य मुख्य रूप से भूमि, जल और वायु के प्रदूषण से है। इससे पर्यावरण को सदा के लिए ऐसी हानि हो सकती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ना, इनके पश्चात आप जल प्रदूषण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जल प्रदूषण आपके यहाँ पूछा जाता है और मृदा प्रदूषण भी आपके यहाँ पूछा जाता है। आप बार-बार प्रश्न को पढ़िए तो समझिए और वीडियो सुनते रहिए।